जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। स्टडी ग्रुप को जरूर शेयर करते चलिएगा। जुलाई महीने का एमसीक्यू को जिस तरह से हम लोगों ने अभ्यास किया था, अगस्त महीने का भी हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है। आशा करता हूँ हम लोग टेस्ट सीरीज आप लोगों ने लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया तो अगस्त महीने के एमसीक्यू का 85 क्वेश्चन का एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, एमसीक्यू है, तो इसको ज़रूर लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज है 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते। क्यों मनाते 14 सितंबर को? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को केंद्रीय सरकार का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, अपनाया गया था। इस दिन 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को, देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को अपनाया गया आधिकारिक भाषा के रूप में। राष्ट्रीय भाषा नहीं, आधिकारिक भाषा, या भी जिसे राजकीय भाषा कहते, कामकाज की भाषा जिसे कहते हैं। हमारी आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो 1949 में 14 सितंबर के दिन ही अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 1953 में, 1953 में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था। संविधान के आर्टिकल 343(1) में इस बात की चर्चा है कि भारतीय संघ का राजभाषा यानी कि आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसकी चर्चा है, यह है आर्टिकल 343 के 343 के 1 भाग में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। यह मंदारिन किस देश की भाषा है? तो कमेंट में ये बता सकते हैं आप लोग, किस देश की भाषा है मंदारिन, किस देश की भाषा है? तो और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में अंग्रेजी है। और तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर है। और संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं शामिल है, 22 भाषाओं में हिंदी भी उसमें शामिल है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह निर्देश है, केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है संविधान में, सरकार को आर्टिकल 351 के तहत यह निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, ताकि भारत के सभी क्षेत्रों में, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी का बढ़ावा किया जा सके, हिंदी बोलचाल को बढ़ावा दिया जा सके। इसका प्रयास केंद्र सरकार करेगी। इसका जिक्र आर्टिकल 351 में है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था हिंदी दिवस के बारे में। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझा, इम्पोर्टेंट फैक्ट को। आशा करता हूँ यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आए होंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्री विजयपुरम। ये श्री विजयपुरम क्या है? तो श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये तो हम सभी जानते हैं। परंतु अब हम लोग अंडमान निकोबार की राजधानी को पोर्ट ब्लेयर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम, तो ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। और श्री विजयपुरम के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि अंडमान में जो द्वीप समूह है हैवलॉक, इसे 2018 में बदला गया था। हैवलॉक द्वीप समूह का स्वराज नाम किया गया था। नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया था। रोस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो रोस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो याद रखिएगा, रोस से बोस, नील से शहीद, और हैवलॉक, लॉक अगर खुल गया तो स्वराज बन गया। इस तरह से याद भी कर सकते हैं। 2018 में यह नाम परिवर्तन किया गया था। जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है, इनका नाम परिवर्तन किया गया। अंडमान क्या है? द्वीप समूह है। उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, परंतु अब हो जाएगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके गृह मंत्रालय द्वारा, यानी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, इनके द्वारा श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब इसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं। इनका पहला जो पोर्ट ब्लेयर नाम हुआ था, क्यों हुआ था? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम 234 सालों बाद बदला गया। 234 साल बाद, कितने साल? 234 साल बाद बदला गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम।
अंडमान जो द्वीप समूह है, चोल साम्राज्य की नौसेना का अड्डा था, नौसैनिक अड्डा था चोल साम्राज्य का। 1788 में 1788 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस द्वीप समूह पर अपना आधिपत्य जमाती है, अपने कैप्चर में लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद लेफ्टिनेंट आर्किबाल्ड ब्लेयर को 1789 में यहाँ अंडमान सागर का सर्वेक्षण के लिए भेजती है। अंडमान सागर के सर्वेक्षण के लिए 1789 में आर्किबाल्ड ब्लेयर को भेजती है। तो उस समय 1789 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे कर्नवालिस। ये कर्नवालिस थे, तो उनके ही नाम पर इस क्षेत्र का नाम कर्नवालिस कर दिया गया था। उस समय नाम रखा गया था कर्नवालिस, तत्कालीन गवर्नर कर्नवालिस थे। परंतु बाद में जो बंदरगाह द्वीप था उसका नाम इनके नाम पर, यानी कि आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर, बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, तो बंदरगाह द्वीप था इसलिए इसे पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया था। ये बाद में पोर्ट ब्लेयर हो गया था, तो इनके नाम पर ही, आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर हुआ था। ध्यान रखिएगा। 1789 में वो अंडमान सागर का सर्वेक्षण के लिए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, श्री विजयपुरम कर दिया गया इनका नाम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शीतल देवी और राकेश कुमार। ये कौन है? तो ये पेरिस पैरालंपिक में 2024 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं। मिक्स्ड टीम आर्चरी में, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनको ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। दोनों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते, दोनों के दोनों प्लेयर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय PWD आइकॉन नियुक्त किया गया, घोषित किया गया है। PWD मतलब पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। तो इनको आइकॉन नियुक्त किया गया। पैरालंपिक प्लेयर हैं, ब्रॉन्ज विजेता हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, तीरंदाजी में इन्होंने जीता था। इसमें से शीतल देवी जो है, शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2023 में, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको 2023 के लिए बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी 2023 में मिल चुका है। एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा इसका पुरस्कार दिया गया था। एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया था 2023 में। चलिए, दोनों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन मौसम। मिशन मौसम क्या है? मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है, इसे स्टार्ट किया गया, मंजूरी दे दी गई है। मौसम की जानकारी को, पूर्व अनुमान को और अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए, सटीक जानकारी लेने के लिए इसकी मंजूरी दे दी गई। इस पर और भी ज़्यादा निवेश किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि AI का भी इस्तेमाल करते हुए मिशन मौसम को और मजबूत किया जाएगा कि मौसम के बारे में अधिक से अधिक पूर्व अनुमान लगाया जा सके। तो मिशन मौसम किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, मौसम से संबंधित, ये भी ध्यान रखिएगा, मौसम की सटीक जानकारी के लिए, पूर्व अनुमान के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, ये क्या है? ये एक योजना है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम, ये महिला है, प्रशांति राम को मिला है। इनकी रचना है लघु कथा एक 9 यार्ड साड़ी। 9 यार्ड साड़ी के लिए इनको मिला है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। भारतीय मूल की, सिंगापुर की निवासी हैं, भारतीय मूल की हैं, प्रशांति राम इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करने से मना कर दिया गया है। हेरिटेज सिटी घोषित करने से मना कर दिया गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, परंतु इसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो ताजमहल है, आगरा में स्थित जो ताजमहल है, ताजमहल को संरक्षित करने के लिए TDTZ इस प्रोजेक्ट पर ध्यान कर रही है, इस पर विचार कर रही है, इस मामले पर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ताज ट्रेपेजियम जोन।
इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा, ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं। और राजस्थान का भरतपुर भी आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा। ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं? उत्तर प्रदेश के ये 5 शहर हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा। और राजस्थान का एकमात्र शहर है भरतपुर। आगरा को महाभारत में क्या कहा जाता था? आगर वन। इसका अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्ग होता है इसका अर्थ। आगर वन कहा जाता था महाभारत में। और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि 16वीं शताब्दी में। शताब्दी अगर प्रश्न में रहता ऑप्शन में तो 16वीं शताब्दी हो जाएगा। ईस्वी अगर रहता तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। लोदी वंश का शासक था, इसने स्थापना की थी आगरा का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होगा? इस पर क्या फ़ायदा होगा? जो व्यापारी हैं, आयात और निर्यात का काम करते हैं, आयात और निर्यात से संबंधित सभी जानकारियाँ एक जगह उपलब्ध होगी। ई ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा, इसका काम होगा। आयात और निर्यात संबंधी सभी जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसका काम, इसे विकसित क्यों ध्यान दिया जा रहा है? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 में भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, शताब्दी वर्ष होगा, इसलिए 2047 में लक्ष्य रखा गया भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। फॉर्म को लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। चलिए, मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां सभी स्तर के जो छोटे छोटे जज होते हैं सभी को इलेक्शन द्वारा नहीं, यानी कि वोटिंग द्वारा चुनाव किया जाएगा। वोटिंग करके चुनाव किया जाएगा। सभी स्तर के छोटे जज भी, बड़े जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी, सभी जज की चुनाव द्वारा चुनने वाला पहला देश बन गया है मेक्सिको। चुनाव करके चुनने वाला पहला देश बन गया है मेक्सिको। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के सेशन में। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।